हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल sirfIAS। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 7, जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। बड़ा चैप्टर है तो कुछ पार्ट्स में करेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने पार्ट 1 जो है प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर होने वाला है ये। देखिए साथियों, पहले तो इंट्रोड्यूस कराऊँ चीज़ों से। जो मॉरल थिंकिंग है ना, मॉरल थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर, है ना। और फ्रॉम टाइम इमोरियल ये ऑब्ज़र्व किया गया कि अलग अलग फिलोसफर्स, अलग अलग लीडर्स, स्कॉलर्स, इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस बात का, मतलब मॉरल वैल्यूज़ को डालने के लिए सोसाइटी के अंदर और भाईचारा, हार्मनी, पीस वगैरह को डेवलप करने के लिए समाज में। तो इस चैप्टर के अंदर हम इम्पॉर्टेंट मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी सोसाइटी को। उनको सम्मान देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिलॉसफी से शुरुआत करेंगे। फिलॉसफी किससे रिलेटेड है? फिलॉसफी जो है ना, ये मेथोडिकल वर्क किसका है? थॉट्स का, आपके सोच का। ये क्या है? ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये कोशिश करती है इस बात को समझने की कि असल में मतलब या मीनिंग या वैल्यू है क्या लाइफ की। हाँ, लाइफ का क्या मतलब है भाई, क्या वैल्यू है इसकी। एक ऐसी कोशिश है समझने की कि असल में हमारे लिए अल्टीमेट रियलिटी है क्या। हाँ, फिलॉसफी जो है वो स्टडी है उन प्रिंसिपल्स की जो अंडरलाइन करते हैं हर तरह की नॉलेज को। ये कोशिश करती है कि हम पता लगाएं, डिस्कवर करें कि यही मैंने अल्टीमेट ट्रुथ असल में क्या है, सच्चाई असल में है क्या। ऐसी कोशिश है ये रैशनल इंटरप्रिटेशन की और हमारे सारे ही एक्सपीरियंस को एक साथ लाने की। तो एक ये रैशनल पिक्चर देना चाहती है पूरे ही यूनिवर्स को। अब जो आप शब्द देखते हो ना, फिलॉसफी, फिलॉसफी शब्द कहाँ से निकला है मालूम है? कि ग्रीक का वर्ड हुआ करता था फिलोसोफिया, ठीक है, जिसका मतलब होता था स्ट्राइविंग आफ्टर विजडम। यहाँ से निकला। और फिलॉसफी जो है ये लव है ऑफ नॉलेज, है ना। ये एक तरीके से फिलॉसफी क्या है कि फिलॉसफी जो है वो प्रेम है ज्ञान के प्रति। और जो व्यक्ति यहाँ पे इस नॉलेज को पाता है, सीखता है, चाहता है, उसे हम फिलॉसफर कहते हैं। तो क्या है? विच मीन्स स्ट्राइविंग आफ्टर विजडम। मैंने बताया कि जो वर्ड था फिलॉसफिया, जिसका मतलब था स्ट्राइविंग आफ्टर विजडम। तो अच्छा, एक एक स्टेप पे क्लियर करते ही चलूँ। कई लोगों को स्ट्राइविंग का मतलब नहीं पता होगा। स्ट्राइविंग का मतलब होता है एक ऐसा कर्म, एक्ट, जिसमें आप बहुत कोशिश करते हो कुछ पाने की, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, इसका मतलब आप ऐसे भी कह लो, इट कैन ऑल्सो मीन टू बी इन कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल। तो हम सब कोशिश करते हैं ना कि हम अच्छा करें, ठीक है। तो स्ट्रगल तरीके से कह लो इसको, ये शब्द इनके साथ भी थोड़ा सा मेल बैठाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस बात को समझे कि असल में क्या कहते हैं भाई, हम किस लिए के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से और सेंसिबल डिसीजंस लें, जजमेंट लें, है ना, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो कुल मिला के ये होती है फिलॉसफी और ये होता है फिलॉसफर। इस बात को समझे आप। अब देखिए, भारत के अंदर अगर हम बताएं, इंडिया के अंदर अगर हम बताएं, तो फिलॉसफी को हम कहते हैं दर्शन। दर्शन, दर्शन का मतलब विजन। और
ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन है। इंडियन फिलॉसफी जो है ये जो निकल के आई वो इस बात पे और बढ़ावा निकला, मतलब ये और बढ़ी और आगे निकली इस बात से, फॉर द डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी को पाने के लिए, है ना, कि भैया असल में ये सच्चाई अल्टीमेट रियलिटी है क्या, इसको पाने के लिए इंडियन फिलॉसफी इतनी ज़्यादा यहाँ बढ़ी। तो हम देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत हम आजकल की नहीं है, हमने ये सब उपनिषद में ही देखा था, जो हिंदुओं की काफ़ी पवित्र किताब है। तो अब ये तो हमने एशियंट और बहुत ही पुरानी बात कर ली। अब बात आती है कि भैया मॉडर्न मॉरल फिलॉसफी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो भैया ये हुआ कि 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में मॉरल थ्योरीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती गई और अब ये सिर्फ इस बात पे नहीं रह गई थी कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, बट अब ये बहुत सारे जो है और एरियाज़ में गई थी मॉरल स्टेटस को लेके। तो इसके चलते W.D. रॉस ने फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यू किया था कि जो मॉरल थ्योरीज हैं वो इन जनरल ये नहीं सिर्फ कह सकती हैं कि ये काम किया आपने तो ये सही होगा, ये काम किया आपने तो ये गलत होगा, बट ओनली वेदर इट टेंड्स टू बी राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ मॉरल ड्यूटीज, जैसे कि फिडिलिटी, जस्टिस। तब अब इस चीज़ को लेके बेनिफिरेंस, जब इन चीज़ को लेके बात होगी तब यहाँ पे पता चलेगा कि भैया आपका करा कर्म सही है या गलत है। खैर ये तो W.D. रॉस ने कहा। अच्छा खैर दूसरे फिलोसफर्स ने भी इस बात पे सवाल उठाया कि क्या ये प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज़ ये सब आपस में कनेक्टेड है हर एक लेवल पे, थ्योरेटिकल लेवल पे। कुछ लोग चलो गए, उन्होंने थ्योरीज प्रिंसिपल्स जो थे नॉर्मेटिव एथिक्स के, उनसे यहाँ हट के वो यहाँ ये गए तुरंत डिस्क्रिप्टिव मोरालिटी और मेटा एथिक्स को लेके। ये सब क्या होता है नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज, अभी हम यही नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे। अच्छा कुछ और भी फिलोसफर्स थे जो आज भी कहते हैं मॉरल थ्योरी को डिफेंड करते हैं, कहते हैं नहीं भैया सही है ये, इस बात पे कि इट नीड नॉट बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू कैप्चर इंपॉर्टेंट मॉरल इनसाइट। खैर तो ये मॉडर्न मॉरल फिलॉसफी जो है ये लगातार पूरे विश्व के अंदर घूम रही है। क्लेम बेस्ड है ये, मतलब राइट्स बेस्ड एथिक्स है, जो कि एथिकल थ्योरीज हैं और वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स पे और दूसरे राइट्स या क्लेम्स पे जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। तो जो राइट्स बेस्ड थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि लोग जो हैं, जो पीपल हैं, उनका क्लेम होता है वो कुछ सर्टेन फ्रीडम्स पे, ठीक है ना, वो कुछ आज़ादी के योग्य होते हैं, उनके कुछ हक होते हैं। जैसे कि लिबरल थ्योरीज का फोकस है कि भाई लोगों का क्लेम होता है फ्रीडम्स को लेके, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, रिलीजन वगैरह उनको मिलना चाहिए। तो ये सारे जो मॉडर्न थ्योरीज हैं इनका फोकस है लोगों के, पीपल्स क्लेम टू राइट लाइक ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल इकोनॉमिक राइट्स को लेके। अच्छा एक एग्जाम्पल जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस का है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जो राइट बेस्ड थ्योरीज का है वो है वेलफेयरिज्म, जो ये कहता है कि लोगों के पास ये क्लेम कर सकते हैं वो टू अ वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बेसिक हेल्थ सर्विसेज दे, एजुकेशन दे, ऐसी स्टेट्स जॉब दे, हाउसिंग वगैरह दे, ठीक है। तो अब स्पेसिफिकली अगर मैं आपको वेलफेयरिज्म का मतलब बताऊं, यहाँ दिया तो नहीं, अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि असल में वेलफेयरिज्म क्या होता है, तो जो टर्म है वेलफेयरिज्म ये कौन लेकर आया था पहली बार ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उस समय नाम था जॉन हिक्स, ये लेकर आए थे। नाम वगैरह डाल देंगे तो बड़ा सही लगता है। तो ये टर्म लाया गया था, उस समय डिबेट चल रही थी सोशल जस्टिस को लेके अमर्त्य सेन के द्वारा, तो उस समय टर्म आया था। जनरल बात करूं तो वेलफेयरिज्म ये थ्योरी ऑफ मोरालिटी है और वेलफेयरिज्म के हिसाब से वेल बीइंग जो है यही एक लौती वैल्यू है कि लोगों का भला हो। तो वेलफेयरिज्म
ऐसा व्यू है, इसके माध्यम से आप ये देखोगे कि जो रिलेटिव वैल्यू ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हैं ये पूरी तरीके से आप डिटरमाइन करोगे। किस तरीके से बताओगे? तब बताओगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स के साथ जो है भला करा जा रहा है, मतलब इन फैक्ट्स पे कि क्या वेलबींग है, क्या चीज़ें इन सारे वर्ड्स से मतलब दैट ऑब्टेन इन दीज वर्ड्स। तो इट इज़ अबाउट जजिंग द स्टेट ऑफ सोसाइटी इन जनरल and just distribution in particular by the welfare of people concerned and by their welfare only। मतलब समाज कैसा है इस बात को सिर्फ इसी बात पे जज कर सकते हो आप कि वहाँ पे लोगों के साथ कितना भला करा जा रहा है, उनको कितनी वेलफेयर प्रदान करी जा रही है, ठीक है, सिक्योरिटी कितनी है, उनकी एजुकेशन, जॉब, हाउसिंग, बेसिक हेल्थ सर्विसेज उनको किस तरह से मिल रही है। तो ये तो हो गया वेलफेयरिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को। हाँ, किसको पढ़ेंगे हम? ये थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग या कंसाइंसनेस, जो लॉरेंस कोहेलबर्ग की है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये है इनकी है, हालांकि हम चैप्टर 1 या 2 में भी मैंने पढ़ाया था। ये है थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये क्या है समझते हैं, पहले तो इंट्रोड्यूस हुई है इससे। जो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग और कंसाइसनेस, ठीक है, यही है थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये किसने दी थी? बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट, नाम था लॉरेंस कोहेलबर्ग, ठीक है। तो मैंने ये आपको प्रॉपर बताया था, इनका मतलब वगैरह सब मैं पहले बता चुकी हूँ यूनिट 1 में। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने शुरू करा था पढ़ना मॉरल डेवलपमेंट को, कब? 1950s में, बहुत पहले। और इन्होंने कुछ ऐसे इमेजिनरी हाइपोथेटिकल ऐसे गफलतें डेलमास रखे अलग अलग तरीके से। वेरियस टाइप्स ऑफ 75 बॉयज़ थे जिनकी उम्र 10, 13 और 16 वर्ष थी। एंड ये उनसे सवाल करते रहे टाइम टू टाइम, 30 साल तक सवाल करते रहे ये। और हर एक डिलेमा के बीच में ये कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, ठीक है। और इन जो इंटरव्यूज़ लिया इन्होंने, इसके बेसिस पे कोहेलबर्ग ने इस बात को कंक्लूड करा कि किस तरीके से लोग सोचते हैं अपनी मॉरल इश्यूज़ को लेके, और वही उनके दिमाग पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे रिफ्लेक्ट करता है। और लोग उसी हिसाब से, लोग जो होते हैं वो उसी हिसाब से अपने मॉरल जजमेंट में अपने तरीके से आते हैं, ना कि सिर्फ अपने माता पिता ने जो बता दिया, टीचर ने जो बताया, आसपास से जो सीखा, सिर्फ उसके बेसिस पे लोग यहाँ अपना डिसीजन नहीं बनाते। तो अब इसी थॉट प्रोसेस के बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए है, ये जो रिस्पांस इन्होंने लिया था इनके डिलेमास का, इसी बेसिस पे कोहेलबर्ग ने क्या करा कि 1969 में 3 लेवल बताए मॉरल रीजनिंग के, डिस्क्राइब करे। क्या था? लेवल 1 से शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं चलिए लेवल 1 से शुरू करते हैं। लेवल 1 है यहाँ पे जो कहता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। क्या है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी? ये बहुत बेसिक लेवल होता है मोरालिटी का, है ना। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो अब इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ठीक है, आउटसाइड है, लोकस ऑफ कंट्रोल इज आउटसाइड द इंडिविजुअल। और लोग जो हैं वो अब इस समय लेवल 1 में एक्सटर्नल कंट्रोल में है, बाहर की चीज़ें उनको कंट्रोल कर रही हैं, वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि उनको कोई पनिशमेंट ना मिले, या रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो रिवॉर्ड्स पाएँ, ठीक है। मतलब ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? पूरी तरह से ईगो सेंट्रिक अप्रोच है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो कॉपी नहीं करता है किसी को ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, चीटिंग नहीं करता। तो देख रहे हैं ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है। लेवल 1 में इन्होंने ये बात कही। लेवल 2 में इन्होंने कहा मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, लेकिन आप समझ लीजिए मैं बोलती जा रही हूँ, कन्फर्मिटी, ठीक है। मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल कन्फर्मिटी, मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो और लोगों से मिलता है, इस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी में अब वो क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स लेकर आ रहा है अथॉरिटी फिगर्स के। देखिए समाज का अप्रूवल मिल गया अगर
तो उसके बिहेवियर के अंदर, मॉरल बिहेवियर के अंदर यहाँ पे वो समाज का अप्रूवल जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इस स्टेज में मोरालिटी के जो लोग हैं वो कंसर्न है अबाउट बीइंग गुड, कि समाज अगर आपको अच्छा समझता है तो वही आप काम करोगे जिससे आप समाज में रहो और अच्छा करो और दूसरों को खुश रखो। सोशल ऑर्डर को बेसिकली मेंटेन करना है। अब आप देखते हो ना कि जो सेकेंडरी स्कूल, फॉर एग्जांपल अ सेकेंडरी स्कूल डजंट कॉपी बिकॉज उसको पता होता है कि उसके जो टीचर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो कुछ ऐसा गलत काम करता है तो वो आपस में टीचर्स और फ्रेंड्स को कैसे मुंह दिखाएगा। तो समाज को लेके लोग अब यहाँ पे काम करें जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। तीसरे लेवल पे इन्होंने देखा, क्या देखा आइए समझते हैं। देखा मोरालिटी ऑफ ऑटोनॉमस मॉरल प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या मतलब है, देखिए अब जैसे जैसे लोग बड़े हुए, मॉरल इश्यूज लोगों के और आए, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी, तो अब लोगों ने रियलाइज़ करा कि भैया मॉरल स्टैंडर्ड्स के बीच में आपस में ही कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, झगड़ा हो रहा है। और अब लोग खुद के जजमेंट बनाने लगे। किस बेसिस पे? बेसिस पे, इन प्रिंसिपल के बेसिस पे कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्वक है, क्या जस्टिस है, क्या फेयर है। अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है मॉरल बिहेवियर का, मॉरल जजमेंट का? अब ये अंदर से आ रहा है, अब ये इंटरनल है। फॉर एग्जाम्पल कि एक यंग बॉय वो कॉपी नहीं करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिकॉज वो ये बात जानता है कि कॉपी अगर हमने कर दिया तो एग्जामिनेशन का क्या पर्पस रह गया, इसलिए ये गलत है। तो अब यहाँ पे आप लेवल समझिए, तीनों ही लेवल पे आप क्या समझ रहे हैं। अगर हम यंग बॉय का एग्जाम्पल ले लें तो जब वो छोटा था तो वो इस बात पे कॉपी नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि मैंने कॉपी करा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेवल 2 में जब उसने समाज के बारे में सोचा तो उसने कहा मैं कॉपी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे स्कूल के टीचर्स और दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे अगर पता चल गया तो। और अब तीसरे लेवल पे जब वो और बड़ा हुआ है तो अब वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने कॉपी करा तो ये कॉपी करने से एग्ज़ाम का पर्पस ही क्या रह गया। एग्ज़ाम का तो पर्पस होता है कि तुम्हें जितना पता है उतना ही लिखो, तो इस वजह से मैं कॉपी नहीं करूँगा। तो आप समझ रहे हैं कि लेवल वाइज कैसे बदलाव आया है। तो ये है पूरी थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बाय लॉरेंस कोहेलबर्ग। आई होप आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज हैं, उसके बारे में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है वर्च्यू एथिक्स, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को जिसे हम लोग प्रोमिनेंटली यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, और तीसरी होती है डीओंटोलॉजिकल एथिक्स जिसे हम लोग प्रोमिनेंटली कांटियनिज्म भी कहते हैं। एक एक करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्च्यू एथिक्स से। तो नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज में वर्च्यू एथिक्स की बात करें तो इसका फोकस होता है किस पे? कैरेक्टर पे, एजेंट के कैरेक्टर पे, ना कि किसी फॉर्मल रूल्स पे या कॉन्सिक्वेंसेस पे ऑफ एक्शंस, ठीक है। इसके कैरेक्टर पे इसका मेन फोकस होता है। वर्च्यू एथिक्स के अंदर प्रॉपर अकाउंट है कि आखिरकार ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है। तो भैया अगर हम देखें तो प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स थे ये, इनका जीवन का पर्पस था कि हमें दूसरे के साथ प्यार से भाईचारे के साथ रहना है। और जो 4 कार्डिनियन वैल्यूज़ हैं वो डिफाइंड इस तरह से करी गई कि भैया विजडम, ठीक है, उसके बाद जस्टिस ज़रूरी है, करेज या कह लो फोर्टिट्यूड, और एक आता है यहाँ पे टेम्परेंस। तो जो
लोग होते हैं, है ना, जो ये कहते हैं कि भैया, अच्छा सबकी मीनिंग ज़रूर बता दूं कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों को कई सारी मीनिंग नहीं पता होती हैं। जैसे हम टेम्परेंस की बात करते हैं, तो टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस का मतलब होता है कि ऐसा जैसे जिसके माध्यम से मतलब उचित ढंग से अपने विचारों को, भावनाओं को, आचरण आदि पर आप नियंत्रण रखते हो, संतुलन रखते हो ना, मित्राहार बन के रहते हो, दोस्ती यारी बना के चलते हो, ठीक है। और ऑलवेज एक ऐसी रीजनेबल चीज़ होगी। करेज आप सभी को पता है, हिम्मत की बात करें, जस्टिस मतलब न्याय की हम बात कर रहे हैं, और जो है विजडम भी आप सभी को पता होगा कि ऐसी एबिलिटी जो हम सोच समझ के विवेक पूर्वक निर्णय लेने की हमारी क्षमता होती है, समझदारी, बुद्धिमानी जो होती है उसको कहते हैं। तो जो वर्चू एथिक्स के प्रोपोनेंट्स हैं वो कभी कभी इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि मेन जो सेंट्रल फीचर है वर्चू का वो ये है कि हमें भाई ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, हर जगह लागू हो जाती है ना, इसके प्रोपोनेंट ये कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्चू एथिकल थिंकिंग के बेस्ड होती हैं अप्रोचेस पे टू द एथिकल थिंकिंग, जो एशियंट और मेडिवल टाइम की हुआ करती थी, उस समय जो सोच थी। तो जो ये रूट्स हैं इस वेस्टर्न ट्रेडिशन की, ये तो जब प्लेटो आए, एरिस्टोटल आए, तब से इस सब वेस्टर्न ट्रेडिशन जो है इस वर्चू एथिक्स में आया। बट वर्चूज़ तो ज़रूरी हैं, चाइनीज़ मॉरल फिलॉसफी में भी हमने देखा है ज़रूरी है। अब दूसरा हम बात करते हैं, तो वर्चू एथिक्स समझ गए आप, हमने क्या बात करी। फिर आई बात कॉन्सिक्वेंशलिज्म की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टीलियोलॉजिकल एथिक्स भी हम कहते हैं इसको, है ना, मतलब प्रोमिनेंटली इसको हम यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। थोड़ा बहुत तो हमने आपको इससे अवगत कराया था, चैप्टर 1 था शायद, नहीं 1 नहीं था या 2 था, ऐसी कुछ था। अब देखिए क्या है कि ये एक ऐसी एथिकल थ्योरी है जो ज़्यादातर नॉन रिलीजियस लोग जिसमें सोचते हैं, है ना, और ये इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी करते हैं। ये मोरालिटी को बेसिस बनाती है ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड नॉट ऑन द एक्शन देमसेल्फ। देखो, खुद जो कर्म हुआ है उसके बेसिस पे नहीं देखती ये चीज़ सही है कि गलत है, बल्कि ह्यूमन एक्शंस, जो मनुष्य ने जो कर्म किया है उसको बेसिस पे देखती है मोरालिटी को। मतलब समझिएगा, ये किस बात पे ध्यान दे रही है कि इज ऑन द राइटनेस ऑफ द एंड रैदर देन मोरालिटी ऑफ द मीन्स एम्प्लॉयड। समझो, सीधी सीधी बात है कि हमने कोई भी काम किया तो सही तरीके से किया कि गलत तरीके से किया, इससे मतलब नहीं है। जो उस काम से रिजल्ट निकला, जो एंड रिजल्ट निकला, ठीक, वो अगर सही है, अगर किसी के सही के लिए मैंने काम किया है तो मतलब वो काम सही है। इसलिए, है ना, जो फ्रॉम अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, कि अगर हम ये जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होगा उस व्यक्ति की अगर सोच से देखें तो मॉरली राइट काम वही होगा जिसकी वजह से जो आउटकम निकले, जो रिजल्ट निकले वो अच्छा निकले, बढ़िया निकले, या कॉन्सिक्वेंस जो हों उस एक्शन के वो अच्छे हों, गुड हों, ठीक है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है ये हमें समझाता है कि लोग जो है वो काम करें जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस हों, है ना, गुड कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। और एक फेमस तरीका इसको रखने का ये है कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, है ना, सब भला हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो उस काम को अच्छा कहा जाएगा। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये अलग अलग तरीके के वर्जन्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, जो साथ देते हैं उन कर्मों का, उन एक्शंस का जिनकी वजह से बहुत भारी मात्रा में खुशियाँ प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके अंदर भी आप 3 सब डिवीजन देखोगे इस कॉन्सिक्वेंशलिज्म के। एक होता है पहला, जिसे हम लोग कहते हैं एथिकल ईगोइज्म, फिर होता है एथिकल एल्ट्रुइज्म, और तीसरा होता है यूटिलिटेरियनिज्म। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। एथिकल ईगोइज्म का मतलब है, इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक करा गया कर्म या एक्शन वो मॉरली राइट तभी होगा अगर उस एक्शन के द्वारा जो कॉन्सिक्वेंसेस आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फेवरेबल ज़्यादा हैं अनफेवरेबल के कंपैरिजन में, मतलब अच्छे ज़्यादा हैं हो रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस दैन बुरे से, ठीक है। तो ओनली टू द एजेंट, सिर्फ एजेंट जो, जैसे मान ले आपने कोई काम किया, ठीक, आपने जो भी काम किया वो मॉरली राइट तब कराएगा जब जो रिजल्ट आया उस काम के द्वारा किए गए से, उससे आपको अच्छी चीज़, फेवरेबल चीज़ें ज़्यादा मिली हैं कंपैरेटिवली टू अनफेवरेबल। तो एथिकल ईगोइज्म समझे। अब एथिकल एल्ट्रुइज्म क्या होता है भाई?
एथिकल एल्ट्रुइज्म जो है वो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो एक एक्शन मॉरली राइट तभी है अगर कॉन्सिक्वेंस उस एक्शन के वो ज़्यादा फेवरेबल है दैन अनफेवरेबल। अब लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे ना, सिर्फ एजेंट को लेके देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है सबको लेके बात हो रही, एवरीवन एक्सेप्ट द एजेंट। समझिए, फिर समझ लीजिए एक बार को। पहले वाले एथिकल ईगोइज्म में क्या हो रहा था कि व्यक्ति है, इसके एक्शन को आप मॉरली राइट तभी कहोगे जब इसके द्वारा करा गया एक्शन जो है वो फेवरेबल ज़्यादा हो अनफेवरेबल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। लेकिन ये इसको लेके ही, सिर्फ एजेंट को लेके। लेकिन जब हम एथिकल ईगो एल्ट्रुइज्म की बात करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एक्शन के मॉरली राइट तब होंगे जब ये फेवरेबल ज़्यादा प्रोड्यूस करें दैन अनफेवरेबल, लेकिन नॉट टू द एजेंट, एक्सेप्ट द एजेंट, बाकी सबके लिए, ठीक है ना। तो ये एथिकल एल्ट्रुइज्म हुआ। और तीसरा हुआ यूटिलिटेरियनिज्म। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक एक्शन मॉरली राइट तभी होता है जब कॉन्सिक्वेंसेस उस एक्शन के वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं दैन अनफेवरेबल, और ये सबके लिए, मतलब फॉर द एवरीवन। तो समझे, डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे सिर्फ एजेंट के लिए, यहाँ पे एजेंट को छोड़ के बाकी सबके लिए, और यूटिलिटेरिज्म में सबके लिए, ठीक है ना। तो ये एक एल्ट्रुइस्टिक या ये एक क्या हुआ, यूटिलिटेरिज्म क्या हुआ, ये एक एल्ट्रुइस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक फॉर्म है एथिकल हेडोनिज्म का, जहाँ पे हेडोनिज्म आर्ग्यू करता है ना कि प्लेजर मिले, हाईएस्ट गुड है ये और सुप्रीम आइडल है लाइफ का। तो ये क्या होगा, एथिकल हेडोनिज्म हो गया। तो यूटिलिटेरिज्म यहाँ पे सुप्रीम आइडल मेंटेन करता है लाइफ का, कहता है कि जो प्लेजर है वो सुप्रीम आइडल है लाइफ का, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति का प्लेजर नहीं, बस समाज का यूनिवर्सल प्लेजर, ग्रेटेस्ट जनरल हैप्पीनेस देनी है हमें। तो जो स्लोगन भी होता है ना यूटिलिटेरिज्म का, वही होता है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। दूसरे शब्दों में ये यूटिलिटेरिज्म एक ऐसा आइडिया है जो मॉरल वर्थ ऑफ एक्शन है वो सोलली इस बात पे डिटरमाइन होंगे कि वो ओवरऑल क्या यूटिलिटी प्रदान कर रहे हैं, उनका हैप्पीनेस में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या प्लेजर दे रहे हैं सभी व्यक्तियों को। जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस प्लेजर लोगों को उतना बढ़िया, ठीक है। ये थ्योरी इसलिए डीओंटोलॉजिकल एथिकल थ्योरी के अपोज में आती है, इस वाली थ्योरी के अपोज में आती है, क्योंकि दैट रिगार्ड्स सम फैक्ट्स या टाइप ऑफ फैक्ट भी होते हैं जिनको यहाँ पे राइट रॉन्ग इंडिविजुअली माना जाता है, उनके चाहे कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेज हों उसके बेसिस पे। खैर, यूटिलिटेरिज्म नॉर्मेटिव एथिक्स में ये एक ट्रेडिशन स्टेमिंग है जो आप शुरू हुआ था 18th और 19th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट जेरेमी बेंथम थे और जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उनके द्वारा लाया गया था। जेरेमी बेंथम ने ग्रॉस और क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरिज्म लाया था, वाइल जीएस मिल ने रिफाइंड और क्वालिटेटिव यूटिलिटेरिज्म लाया था। तो ये हमने आपको बताया। अच्छा, वो सब हम जेरेमी बेंथम के ग्रॉस और क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरिज्म को पढ़ेंगे, बट उसके पहले ज़रा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कह रहा है, हमें बता रहा है भैया साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। एक सेकेंड लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म एंड एथिकल ईगोइज्म, ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है ये एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है ईगोइज्म को लेके। वही जगह जो एथिकल ईगोइज्म है ये फिलोसफिकल, मतलब जो हम नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से अप्रोच ली गई है। अब साइकोलॉजिकल ईगोइज्म को आप दो फॉर्म में डिवाइड करोगे, एक फॉर्म हो गया स्ट्रॉन्ग और दूसरा हो गया वीक। जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा वो मेंटेन करता है कि लोग हमेशा उस कार्य को करते हैं अपनी तरीके से, है ना, जो उनके मतलब का होता है, सेल्फ इंटरेस्ट का होता है, मतलब ये साइकोलॉजिकली कंस्ट्रूड होते हैं, ठीक, कंस्ट्रक्ट होता है, साइकोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट होता है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट का है तो बढ़िया काम करते हैं। और वीक फॉर्म इसका क्या होता है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म का, कि जो ये कहता है कि भैया लोग ऑफन, हमेशा नहीं लेकिन कभी कदार, वो अपने मतलब के लिए कभी कदार ही काम करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ भी जो है वो एक बेसिस नहीं है एथिकल ईगोइज्म का। तो एथिकल ईगोइज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पॉसिबल फॉर्म होते हैं, इसके अंदर जो है वो 3 पॉसिबल फॉर्म है। पहला कि इंडिविजुअल एथिकल ईगोइज्म, जो ये कहता है
कि लोग हमेशा उस काम को करते हैं जो मतलब खुद के बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो होता हो। दूसरा ये है ना कि पर्सनल एथिकल इगोइज्म, जो ये कहता है कि मैं वो काम करूँगा जो मेरे इंटरेस्ट के लिए तो है, बट कोई क्लेम मैं नहीं करता अबाउट व्हाट एवरीवन एल्स ऑट टू डू, है ना, बाकी साहब क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम जो है अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। तीसरा आता है यूनिवर्सल एथिकल इक्विज्म, जो ये कहता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर एक व्यक्ति हमेशा इस तरीके से काम करे जो उसके बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट में हो, चाहे वो इंटरेस्ट दूसरों का हो ना हो मतलब नहीं है, अनलेस देयर इंटरेस्ट ऑल्सो सर्व हिज और हर, है ना, उनके इंटरेस्ट से अगर अपना भी फायदा हो रहा है तो वो काम करेगा व्यक्ति। तो ये मैंने साइकोलॉजिकल और एथिकल इगोइज्म का भी बता दिया। अच्छा, जो दो व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया कि जेरेमी बेंथम का ग्रॉस और क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरिज्म, ये थोड़ा समझाते हैं ना, जो दो अपने जो 1819 के इंग्लिश फिलोसफर्स थे, इन्होंने बड़ा बढ़िया बताया, समझते हैं। देखिए बेंथम ये कहते थे है ना, फॉर कि अगर आपको प्लेजर को पता लगाना कितना हुआ है या हमारे एक्शन से प्लेजर या पेन हमें कितना मिला है ना, इस बात को लेके कहते थे। तो कहते थे कि भैया अगर आपने कोई एक्शन किया, कोई काम किया, वो सही तभी होगा अगर इससे आपको बढ़िया प्लेजर प्रदान हो, ठीक है, और एक एक्शन आपका गलत तब होगा जब आपको उससे दुख हो, पेन हो, ठीक है। तो एक एक्शन का वर्थ के जो होगा वो उसकी यूटिलिटी में होता है कि वो प्लेजर देता है या क्या नहीं देता है ना, या प्लेजर देता है और पेन को अवॉइड करता है। बेंथम का ये मानना था कि जो सारे प्लेजर्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, प्लेजर्स के अंदर कोई क्वालिटी डिफरेंस नहीं होता, ये सिर्फ क्वांटिटी डिफरेंस होता है कि इससे हमें ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा प्लेजर मिला, इससे हमें कम मिला। तो ये बेंथम जी ये कहते थे कि जो क्वांटिटी होती है प्लेजर की वो सेम, जो क्वांटिटी होती है प्लेजर की अगर वो सेम है, तो मान लीजिए कि पुष्पिन एक गेम है, ये अच्छा है पोइट्री के बराबर ही। क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्वालिटी डिफरेंस तो दोनों में है नहीं, इस पर भी हमें अच्छा लग रहा है खेलना, उसमें भी हमें इतना ही प्लेजर मिल रहा है। तो बेंथम ये आर्ग्यू करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी खुद की हैप्पीनेस होती है, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने लिए अच्छा होता है, इसलिए जनरल हैप्पीनेस बढ़िया है सभी के लिए। बेंथम ये कहते हैं कि बाय नेचर जो इंसान है, जो मैन है, वो ईगोइस्टिक होता है, मतलबी होता है, सेल्फिश होता है, और एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एल्ट्रिस्टिक होता है तभी जब एल्ट्रिस्टिक के माध्यम से वो खुद का डिज़ायर पूरा कर पाए। मैंने एल्ट्रिस्टिक बताया ना कि जो है सब समाज के लिए बढ़िया हो रहा हो व्यक्ति, तो वो तभी होगा जब वो अपनी इच्छाओं को उसके माध्यम से पूरा करे। यहाँ पे बेंथम कहते हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का जो है उसे सजेस्ट करते हैं। मॉरल स्टैंडर्ड जो है इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ वन इंडिविजुअल बट इट इज़ हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने कही। अच्छा, अब दूसरा वाला जो इन्होंने कहा था ये स्टुअर्ट मिल जी ने, ठीक है, तो मिल की जो रिफाइंड और क्वालिटेटिव यूटिलिटेरिज्म था, ये क्या था समझते हैं। देखिए रिफाइंड और ये जो क्वालिटेटिव यूटिलिटेरिज्म था, इसे आप समराइज कर सकते हो इस तरीके से कि मॉरल क्राइटेरियन इज यूटिलिटी या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल पे एक्शंस वही सही होते हैं अगर इससे हैप्पीनेस, खुशियाँ बढ़ें, प्रमोट हों। हैप्पीनेस का मतलब प्लेजर भी मिल रहा है और पेन नहीं है वहाँ पे। तो एक्शंस अगर तब आप गलत मानेंगे अगर इससे अनहैप्पीनेस या दुख प्रोड्यूस हो रहा है। तो अनहैप्पीनेस क्या होती है? मतलब पेन होता है, ठीक है, मतलब प्लेजर नहीं है वहाँ पे। और प्लेजर और फ्रीडम जो मिल रहा है पेन से, यही इंसान की, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वही यही हैं, एंड डिज़ायरेबल एंड यही हैं। बाकी चीज़ें तो वर्च्यू, हेल्थ, लव है, ऑनर के लिए, वेल्थ आती है, पावर आती है, जो इच्छा में वो डिज़ायर्ड इंसान करता है, क्योंकि इन सब से भी तो हैप्पीनेस ही मिलती है ना। तो अब यहाँ पे जो मिल जी थे, इन्होंने क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन रखा था, क्वालिटी में डिफरेंस रखा था अमंग द प्लेजर्स कि इज एज रियल, और क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन रखा था। इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स ज़्यादा बेटर होते हैं सेंसियस प्लेजर से, जो आप फील करते हो। मिल का ये मानना था कि हम जो हैं वो सेटिस्फैक्शन देखते हैं हायर कैपेसिटीज़ का। तो ये दोनों ने जो अपनी अपनी बातें कही वो आपको मैंने बताई। अब तीसरी जो थ्योरी है वो क्या है? वो है डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स, या हम लोग इसको
नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म एथिक्स भी कहते हैं। इसकी क्या कहानी है? देखिए, डीओंटोलॉजी ये किससे कंसर्न है? ये कंसर्न है उन एक्शंस के साथ, एक्शन मतलब आपके एक्शंस के साथ ही जुड़ी हुई है डीओंटोलॉजिकल, है ना। ये कॉन्सिक्वेंसेस से इसका मतलब नहीं है कि आगे एक्शंस आपके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, आपके एक्शन से ही जुड़ी हुई है ये, ठीक है ना। ये देखती है कि भैया ये सही है, ये गलत है, एक्शन खुद में ही बताएगी, है ना, एज अपोज टू राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अभी तो क्या हो रहा था कि आपने कोई काम किया, अगर उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या एंड है, क्या कॉन्सिक्वेंस सही है, तो आपका करा एक्शन सही है, कॉन्सिक्वेंस गलत है तो आपका करा एक्शन गलत है। लेकिन ये कहती है कि आपने जो कर्म करे हैं उसी के बेसिस पे बताया जाएगा कि ये सही है या ये गलत है, कॉन्सिक्वेंस से मतलब नहीं है। तो हमें क्या समझाती है कि कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो सही होते हैं या कुछ गलत होते हैं, खुद में ही आप वो काम करोगे तो वो गलत है, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, एंड लोगों को उसी हिसाब से भी आगे काम भी करना चाहिए। तब इसके चलते कांटियन एथिकल थ्योरी को हम आपको समझाते हैं, है ना। ओके, तो कैंटिनिज्म या कैंटियन एथिकल थ्योरी ये एक डीओंटोलॉजिकल है और ये पूरी तरह से ड्यूटी के आसपास घूम रही है, ना कि किसी इमोशनल फीलिंग्स या एंड गोल्स पे। सिर्फ ये ड्यूटी पे ही के आसपास ही ये थ्योरी पूरी है। मेन कॉन्सेप्ट वो है, क्या है? ड्यूटी, कि भैया क्या करना है, किस सिचुएशन में आपको कैसे क्या करना है। तो कैंटिनिज्म ये कहते हैं, मतलब ये कहती है कि जो सही कर्म है, मॉरल या एथिकल एक्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं होते हैं या ग्रेटेस्ट यूटिलिटी के लिए नहीं होते हैं, बट ये सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए होते हैं। इस बात पे होते हैं कि क्या सही है, क्या फेयर है, बड़े लेवल पे, चाहे जो कॉन्सिक्वेंस हो उसका इंडिविजुअल लेवल पे या उसकी यूज़फुलनेस दूसरों के लिए क्या, उससे मतलब नहीं, बड़ी पिक्चर पे इसको देखते हैं। कांटियन थ्योरीज जो हैं वो बेस्ड हैं, एक जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कैंट, उन पे बेस्ड हैं। ये 1724 से 1804 तक रहे थे, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो कांट का ये मानना था कि जो मॉरल व्यू है वो निकल के आता है आपकी एक, अगर आपकी जो इच्छा है प्योर विल से, ठीक है, और ये निकल के आता है फ्री और रैशनल से, है ना, जो कि सेल्फ डिटरमाइंड है, सेल्फ लेजिस्लेटिव है। एक इंसान फ्री होता है जब वो खुद की इच्छाओं से जो है बंधा हो, है ना, एंड ना कि दूसरों की इच्छाओं से। वो अगर खुद की इच्छाओं से बंधा है तो वो फ्री है, इनका ये जो है कहना है। कांट जो है कहते थे कि जो मॉरल लॉ है जो इम्पोज करा गया है, लगाया गया है बाय प्रैक्टिकल रीजन, इसे कहते थे एस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहते थे। और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये क्या होता है? ये इंटरनल लॉ है जिसे आपकी अंतरात्मा, आपकी कंसाइंस आपके ऊपर लगाती है। दूसरे शब्दों में कि जो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो दिखाता है कि एब्सोल्यूट अनकंडीशनल रिक्वायरमेंट को जो अथॉरिटी को डालती है हर एक सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, बोथ रिक्वायर्ड और जस्टिफाइड होती है एज एन एंड इन इटसेल्फ। वो खुद ही कहती है कि भैया जो है हम ही हैं सर्वोपरि, इसका क्या निकल रहा है कौन से, उससे मतलब नहीं है। कांट का ये आर्ग्यू करना था कि वो यूटिलिटेरियनिज्म ने बताया ना, उसके अगेंस्ट थे, और दूसरे मॉरल फिलॉसफी जो उनके टाइम की थी उसके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक यूटिलिटेरिज्म ये कहेगा कि मर्डर कर दो, मर्डर अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि मर्डर अगर कर दोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है उनके भले के लिए मर्डर कर रहे हो, है ना। एंड ही हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद मैक्सिमाइजिंग द पॉजिटिव आउटकम फॉर हिमसेल्फ, अगर भाई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा अरे यार ये तो मेरे लिए तो गलत है, मर्डर कर देंगे उनका सबको भला हो जाएगा, लेकिन ये तो खुद गलत एक्ट है ना, तो मर्डर इज ओके वाला अगर मामला वो सुनेगा ऐसा व्यक्ति तो वो कहेगा बेकार है, बक ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि तो इससे तो हमारे साथ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए कांट ने आर्ग्यू करा कि ये सारे मॉरल सिस्टम्स जो होते हैं वो मॉरल एक्शंस को कराए या मतलब बेसिस मॉरल जजमेंट का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से सब्जेक्टिव कंसिडरेशन पे बेस्ड है। तो इसलिए ये डीओंटोलॉजिकल मॉरल सिस्टम वो इनका ऑल्टरनेटिव था, एक सिस्टम ऐसा था जो कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे बेस्ड था। अब एग्जाम्पल के तौर पे इन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की या ड्यूटीज़ की बात करें तो एक फ़िलासफ़र W.D. रॉस साहब ने
बिल्ड अपॉन किया था कांट की थ्योरी पे और कुछ बेसिक ड्यूटीज़ बताई थी कि एक इंसान जो है वो क्या करे, टेल द ट्रूथ, सच बताए, राइट द रॉन्ग्स दैट वन हैज़ डन टू अदर्स। तीसरी बात, जस्टली काम करें, एक्ट जस्टली। हाँ, चौथी बात कि दूसरों को मदद करें, है ना, इन रिस्पेक्ट टू वर्च्यू, इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस को लेके, खुद को इम्प्रूव करे। पांचवी बात, रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट टू वर्च्यू और इंटेलिजेंस रखे। उसके बाद छठी बात, गिव थैंक्स। और सातवीं बात कि दूसरों को इंजरी, खतरा ना प्रदान करे। तो ये सब W.D. रॉस ने कहे। अच्छा, अब कांट के शब्दों में, है ना, कांट के शब्दों में एक करा गया कर्म दूसरों के लिए खतरा है एज एंड, मतलब एक्ट ही जो है वो अगर दूसरों के लिए खतरा है तो उसे हम एंड मानेंगे, ठीक है, सिर्फ एक मीन नहीं मानेंगे कि हम ये एक्ट कर रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे क्या होते हैं। अगर किसी हमारे करे गए कर्म से सामने वाले को या दूसरे को खतरा है तो मतलब इसे हम इस ऐसे एक्ट को हम एंड मान के चलेंगे कि गलत चीज़ है टोटल। ठीक, लास्ट टॉपिक समझते हैं करप्शन एंड एथिकल थ्योरीज का। आज तो बहुत लंबा चौड़ा हमको लगता है लेक्चर मैंने कर दिया। देखिए, वर्च्यू एथिक्स को आप करप्शन के तौर पे मानोगे एज अ ब्रेक ऑफ सेवरल कैटेगोरिकल इम्परेटिव, जिसमें ये होता है कि अवॉइड करना इंजरी को, जस्टली एक्ट करना। क्यों? क्योंकि करप्शन जो है, बिकॉज करप्शन इज टू फेवर सर्टेन पीपल। ठीक है, भ्रष्टाचार क्या है कि आप किसी को यहाँ पे साथ दे रहे हो किसी का। सेम तरीके से डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, कांटिज्म जिसे कहते हैं, वो देखता है कि आपके कमिटमेंट क्या, आपके सिद्धांतों को लेकर, आपके प्रिंसिपल्स को लेकर, एंड डिसरिगार्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर एक्ट। एंड ये आर्ग्यू करते हैं कि करप्शन के अंदर डिसेप्शन आता है एंड ये रैशनल और मॉरल कैपेसिटी को यहाँ पे कम करता है उन सारे की जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं। इसलिए एक करप्शन क्या है, ये एक अनएथिकल चीज़ है। कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट थ्योरी, जैसे मैंने बताया था, यूटिलिटेरिज्म वगैरह, वो कहती हैं कि करप्शन एक एथिकल चीज़ है। कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि करप्शन जो है वो ये है कि भैया हम फेवर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने पहिए पे एक तरीके से ग्रीसिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादातर लोगों के लिए बढ़िया काम आएंगे। हालांकि ये आर्गुमेंट आप आज के टाइम पे नहीं देखोगे, आजकल तो करप्शन को ऐसे ही डैमेज हुआ है इतना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो लोग ही चिढ़ते हैं। आर्गुमेंट ये पहले हुआ था तो, लेकिन बस इतना है कि ये आर्गुमेंट एग्जेम्प्लीफाई करता है इस परसेप्शन को कि फ्रॉम विच करप्शन, जिसे एथिकल कहते हैं उसको। तो ये कुछ हमने कहानी बताई। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो वर्च्यूज़ एंड गुड कंडक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से बताइए। व्हाट्सएप से लेके बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं और पर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।